नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आज पहुंचा हूं आजमगढ़ सिविल कोर्ट में। और हमारे साथ बैठे हैं आजमगढ़ की बिटिया जो श्रेया तिवारी है, उसकी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता श्री स्वामीनाथ यादव जी। और हम इनसे जानेंगे कि वकील साहब इस मैटर में क्या हो रहा है। इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा अन्याय हुआ है उस बिटिया के साथ, उसके बावजूद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, 6 दिन के अंदर उसको बरी कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? पूरा डिटेल ये है, जब तक आजमगढ़ कप्तान की देख रेख में तफ्तीश थी, बहुत सही ढंग से चलती रही और आजमगढ़ के कप्तान बहुत ईमानदार और मजबूत माने जाते हैं। उनके ऊपर कोई दबाव पड़ने की संभावना नहीं थी, इसलिए अचानक ये तफ्तीश दूसरे ज़िले में भेज दी गई। उसके पहले जब तक आजमगढ़ में थी, ये दोनों मुलजिमों को 306, 201 में अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया और तफ्तीश अभी चल ही रही थी। एक दिन अचानक 8 तारीख को आईजी के आदेश से तफ्तीश एसपी मऊ को दे दी गई। एसपी मऊ ने ये तफ्तीश दे दिया मऊ नगर के सीओ को, धनंजय मिश्र को। 8 तारीख को ही इन्होंने सब कुछ लिख पढ़ के 9 तारीख की शाम तक सीजीएम के न्यायालय में 169 की रिपोर्ट भेज दी। क्लीन चिट दे दिया कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। सीजीएम ने उस पर आदेश किया। 9 तारीख की शाम को बहुत देर से छूटा, वो रिलीज आर्डर पहुंचा तो ये लोग नहीं छूट पाए। तो आगे की कहानी और भी विचित्र है। छूटना चाहिए था 10 की सुबह, इन लोगों को 11-12 बजे रात में ही छोड़ दिया गया ताकि मीडिया वाले ने सुबह पहुंच जाए। तो ये रात्रि में ही छोड़ दिए गए थे लोग। अब परिजन बेचारे परेशान है ही हैं। बड़ी पार्टी है विपक्ष वो, और ये हमारी पक्ष जो बहुत कमज़ोर है। तो राय तो हमने दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय जाओ, कहीं न कहीं तो न्याय मिलेगा। यहाँ तो न्याय का गला घोंट दिया है धनंजय मिश्र ने। जो आई है उनकी रिपोर्ट, वो अभी विश्वसनीय बिल्कुल नहीं लगती, बनावटी है। और ये कई दिन में सब कुछ हो गया। इन दोनों अभियुक्तों की जमानत पड़ी हुई थी। 14 को जमानत पर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ बहस थी। तो साजिश करके इन लोगों ने 169 की रिपोर्ट 14 के पहले ही प्रेषित करा लिया और रिहा करा लिया। अच्छा वकील साहब, आपको क्या लगता है कि इस जो इसमें हुआ है, उन आरोपियों का जो सज़ा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया और इतनी जल्दी उनको क्लीन चिट दे दी गई, तो इससे पहले ऐसा आपके मामले में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ आपके? इतना बड़ा पाप तो हमारी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिला। जितनी बड़ी साजिश और गला घोंटा गया न्याय का, ऐसा हमने पहली बार देखा। ऐसा आपने पहली बार देखा इतनी उम्र में? इस तरह से न्याय का गला घोंट दिया जाए। तो सर, इसमें किसकी गलती मानी जा सकती है, सरकार की या कानून? देखिए, गलती विपक्ष की ताकत की है। वो उनके पास ताकत है और किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और अभी तक तो आईजी और जो आईओ हैं नियुक्त हुए हैं, उन्हीं लोगों तक है। अब इसके ऊपर कितनी जड़ है हम तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा सर, आप उस बिटिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पे उन लोगों ने विश्वास करके आपको वो केस सौंपा है, तो आपको क्या लगता है कि आप उस बिटिया को न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे? देखिए, अब माननीय उच्च न्यायालय का जैसा निर्देश हो, उसी के लिहाज से आगे बढ़ सकता है मामला। अगर ये खड़ा रह गए वादी पक्ष, तो उनको न्याय जरूर मिलेगा, चाहे जब मिले, जहाँ से मिले। अगर समय लग सकता है, एक स्टेज आएगी और वादनी खड़ा रह गई तो ये लोग पुनः तलब होकर के न्यायालय में आएंगे। ऐसी संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। अच्छा, इस पे कौन कौन सी धारा लागू हुई है? पहले 302, 201 में एफआईआर हुई, फिर 306, 201 में तरमीम हुआ। अब ये मामला था कि ये 305 में जाएगा, क्योंकि लड़की की उम्र 15 साल 10 महीना है।
और 18 साल से नीचे की बेटी अगर इस तरह आत्महत्या करे तो ये मामला 305 में जाता है, जिसमें सज़ा है आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की। बड़ा गंभीर अपराध है कि एक मासूम मस्तिष्क को इस ढंग से प्रताड़ित करके आप विवश कर दें कि वो आत्महत्या कर ले, तो ये बहुत अपराध बड़ा गंभीर है। लेकिन एकदम न्याय का गला घोंट दिया इन लोगों ने मिलके, साजिश करके, ताकतवर लोगों ने मिल करके। हाँ, अच्छा वकील साहब, अगर उसके माता पिता अगर एक्टिव रहे, इस पर लगातार संघर्ष करते रहे, अडिग रहे, और अगर सही तरीके से अगर इस पर जाँच हुई तो इन पे फिर दोबारा कौन सी धारा लग सकती है? वही धाराएं तो जो लगी हैं 306 तरमीम होकर 305 में जाएगी, 201 लगेगी, 499 भी लग सकता है। इसमें फिर आगे कार्रवाई क्या होगी? यही अब 2 लड़कों को पकड़ कर बैठाई है पुलिस, हो सकता है चार्जशीट भेजे उन्हीं पर, और इन दोनों को तो छोड़ दिया। अगर चार्जशीट आती है, ट्रायल प्रोसीड करता है, तो उस दौरान एक धारा 319 आती है, उस धारा में ये लोग आ सकते हैं पुनः तलब होकर। वकील साहब, जो 2 लड़के पकड़ कर बैठाए गए हैं, इनका क्या उसमें दोष है? कहते हैं कि जो मोबाइल मिली है, उस मोबाइल से श्रेया जो है इनसे बातें किया करती थी, तो उसमें एक नई कहानी गढ़ करके इस अपराध को उनसे जोड़ा जा रहा है, इन लोगों को मुक्त करने की नीयत से। यही हो रहा है। तो साहब, तो उसके पास मोबाइल है, तो मोबाइल तो दुनिया से बात कर सकती थी वो। अगर इन लोगों का अगर कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए 2-3 दिनों से उन दोनों को बैठाए पड़े हैं, और अभी तक उसकी चालान नहीं आई। पुलिस अभी तक बैठाई हुई है। अभी कहानी का निर्माण होता होगा, बनाते होंगे, कुछ कहानी रचेंगे, तब तो उनको पकड़ कर लाएंगे। विद्यालय परिवार के जो 3 लोग आए थे, 6 दिन के अरेस्ट हुए थे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सर इसमें सबसे अधिक गुनहगार कौन है? विद्यालय परिवार का मतलब 2 ही तो अब तक आए हैं। 2 लोग आए थे। हाँ, एक टीचर का और नाम आ रहा था, उसी बीच में तो 169 आ गई। तो एक प्रिंसिपल है, एक क्लास टीचर है, राय साहब, यही 2 ही हैं। अच्छा वकील साहब, सुना गया कि उस विद्यालय के बाथरूम में भी अगर कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो ये कहा इस पर कानून क्या कहता है? कि ये बताया जाता है कि लड़की ने शिकायत किया था कि बाथरूम में क्यों लगाया गया सीसीटीवी, और उसी समय से उनके कॉलेज का जो प्रशासन था इससे चिढ़ा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। और ये सब साजिश करके इतना प्रताड़ित कर दिए कि आत्महत्या करना पड़ा। तो उस सीसीटीवी कैमरे का उसने विरोध किया, और उसके बाद पूरा स्कूल परिवार उस पर लग गया। चीज़ें आ रही हैं, तमाम चीज़ें। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों अभियुक्तों के आपस में ऐसे संबंध थे जो अच्छे नहीं थे। तो प्रिंसिपल और जो टीचर थे। हाँ, हो सकता है ऐसा रहा हो, मालूम नहीं है। ये सुनी हुई बातें कही जा रही हैं। तो इसलिए कई दिनों से प्रताड़ना चल रही थी कि ये लड़की स्कूल छोड़ दे। अच्छा यही होगा कि उससे अपना नाम कटा के हट जाए। तरह तरह के आरोप कि वो पढ़ने लायक नहीं है, फीस नहीं जमा कर पाती, ये सब बातें भी आती रही हैं। ठीक है वकील साहब, लेकिन उसको स्कूल छोड़वाने का कोशिश क्यों किया जा रहा था? इसमें उसकी क्या ये है कि वो स्कूल प्रशासन में कोई टिप्पणी न करे। हमको लगता है ये बातें जब आ रही हैं तो यही बातें रही होगी कि टिप्पणी अगर एक आध बार भी कर दी तो ये बातें हो सकती हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि उसको ऑफिस में लगभग 90 मिनट तक बैठाया गया उस लड़की को, और उसके बाद जब बाहर निकलते उसके कपड़े फटे हुए थे। इसमें क्या बताया जा रहा है, हमने तो देखा नहीं, बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम तो देखा है, उसमें फटा हुआ का जिक्र तो करेंगे नहीं। पंचायतनामा आए तब मालूम होगा कि उसमें कपड़े फटे थे कि नहीं फटे थे। कहा जाता है कि कपड़े फटे थे, बाहर कुछ मिनट तक खड़ा किया गया, तभी वहाँ से उठी है, इसके बाद जाकर के कूदी है। उसके पहले 80 मिनट तक उनके कमरे में रही है। अब उसके अंदर क्या हुआ कुछ पता नहीं। ये भी कहा जाता है कि उसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो ख़राब था, ऐसा पहले कहा गया। मतलब हमें लगता है कि उसके भीतर जो कुछ है उसको छिपाने की कोशिश शुरू में हो गई, उसको भी छिपाया। इनके बरामदों में भी लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उसे भी हटाने का प्रयास हुआ। जहाँ खून गिरा था पानी से धो दिया,
ये साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश की, तो इतने साक्ष्य तो ही हैं, और तुरंत उसको वहाँ से रिमूव कर देना, भिन्न भिन्न जगहों पर जैसे लाइफ लाइन में ले जाना, फिर इसके बाद ट्रामा सेंटर रामा के यहाँ ले जाना, और वो माँ बाप को भ्रमित करते रहना, और अंत में जब माँ बाप पहुँचते हैं तो स्कूल के बगल में जो एम्बुलेंस खड़ी है तो लाश उसमें मिली। अभी क्या क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया, स्कूल प्रशासन ने, अब वो 106 के अंतर्गत वो बताना की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। अच्छा वकील साहब, ये माना जाए कि लड़की मोबाइल लेकर गई थी, कुछ प्रोटेक्शन लेकर गई थी, ये अवैध है, स्कूल में लेकर जाना अवैध है? अवैध नहीं है, उनके नियमों के अनुसार कि उनके बच्चा लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो अपने बाप की मोबाइल लेकर गई भी है, तो ये कौन सा बड़ा अपराध था कि इतना प्रताड़ित कर दें वही मासूम मस्तिष्क को। वही कह रहे सर कि मतलब स्कूल में लेकर जाना उसके लिए अवैध था, लेकिन स्कूल में अगर पकड़ा भी गया अगर उसके अंदर, तो उसको उसके हाथ में दे करके पूरे स्कूल में घुमाना ये कितना सही? ये भी लोगों ने कहा कि स्कूल में घुमाया गया था, ठीक है ना, ये सब उसको ह्यूमिलिएट किया गया, इतना अपमानित किया गया, ये कार्य बड़ा क्रूर था, और फिर ऑफिस में बुला करके क्रूरता की गई, इसी के परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या किया, मुख्य रूप से यही है। वकील साहब बताया अभी जा रहा है कि वो लड़की ऑफिस से निकली और डायरेक्ट छत पे ऊपर गई। जाती है, लोग ये जो बता रहे हैं, लोग ऊपर जाती है फिर वहाँ से जंप करती है। तो हमें लगता है कि अगर ऊपर जा रही होगी तो सीसीटीवी कैमरे का जो मॉनिटर होगा ऑफिस में ही लगा होगा। ये सब चीज़ें हटाई क्यों गई? ये सारी परिस्थितियाँ उनके खिलाफ हैं, इसके बाद भी 169 की रिपोर्ट आ रही है। इस मामले में वकील साहब अब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश क्या, यहाँ के जो ऑफिसर वर्ग हैं उन्हें भी शौक लगी। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ आजमगढ़ के पुलिस विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी इस क्रिया से शौक लगी है कि इतना बड़ा अन्याय कानून की दृष्टि से क्षम्य नहीं है जो इन लोगों ने किया है। इस तरह तुरंत तफ्तीश एक दिन में तफ्तीश फेंक देना दूसरे ज़िले में, वहाँ से 169 की रिपोर्ट मंगा देना और जमानत पर सुनवाई के पहले ही रिहा करा लेना, ये तो जैसे लगता है कानून के सीने पर लात रख के अपना काम कर लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। पूरा फिल्मी खेल चल रहा है जी, पूरा फिल्मी खेल चल गया। हाँ, पैसे के बल पर कुछ भी हो सकता है। बहुत भयानक, बहुत मजबूत हैं लोग, लेकिन अब आगे मामला बढ़े तो मजबूती देखी जाए। देखा तो गया है कि बहुतों की मजबूती धराशायी हुई है, चाहे कोई कितना हो बड़ा पैसे वाला क्यों न हो। कानून के आगे एक दिन झुकना पड़ता है सबको। अच्छा, कहीं अवसर आएगा, निश्चित है वो पड़ाव आएगा जहां इसको न्याय मिलेगा, बशर्ते कि ये न्याय के लिए लड़े, खड़ी रहे, बादनी खड़ी। वकील साहब जो सरकार करे कि बेटी पढ़ाओ, तो इस पे सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, इसी सरकार में तो यही सब हो गया, जो कुछ भी ये हुआ आखिर इसी सरकार में न हुआ, तो आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके इन नारों का क्या होगा। तब इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। माना जाएगा ही, ऐसे अधिकारियों को भी संरक्षण है कि नहीं है जो इस तरह से तफ्तीश को फेंक दे दूसरी जगह और अपराधियों को सुरक्षा दे दें। ऐसे अपराधियों के प्रति ऑफिसर जो अपराधी हैं, क्या ये शासन दंड देगा? नहीं देगा, तो फिर दोषी तो है ही है। फिर इतना सब कुछ होने के बाद पता लग रहा है कि यहाँ के ना एमएलए वहाँ पे उस लड़के के परिवार से मिलने के लिए गए, ना यहाँ के सांसद मिलने के लिए गए, ना कोई भी पदाधिकारी मिला। कारण वो गरीब है ना, बहुत गरीब हैं। मेरे यहाँ आते हैं और आते हैं रोते हैं केवल, कैसे हम लड़ेंगे। हमने कहा आप खड़ा रहो, लड़ाई लड़ी जा सकती है, आप चिंता न करो, खड़ा रहो। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लें, हट गए, तो हम लोगों का हाथ उसी दिन कट जाएगा। आप जब तक खड़ी रहेंगी लड़ाई चलती रहेगी, इतना हमने कहा उनसे। अब देखें खड़ा होती हैं कि नहीं। आगे ज़माना है आजकल का ख़राब, समय के साथ कोई चीज़ बदल जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन खड़ी अगर रह गई तो न्याय मिलेगा। इन लोगों को जाना पड़ेगा। हम भी उनके घर गए थे आज और उनसे मिले, और आज 13वीं के लोग कर रहे थे, वो बता रहे थे कि आज तक हमारा थोड़ा बझान है, आज के बाद से हम फिर लगेंगे इस मैटर में, इस मामला में, और मजबूती से लड़ेंगे इस चीज़ को। रात को हमारे आए थे लोग, उन्होंने कहा कि काम क्रिया कर लेते हैं तो हम लगते हैं।
देखें माननीय उच्च न्यायालय क्या निर्देश देती है। तो ये रहे आदरणीय श्री स्वामीनाथ यादव जी, श्रेया तिवारी का अधिवक्ता, जो बता रहे हैं कि यह मामला बिल्कुल गलत हुआ है, जो उनको बरी कर दिया गया है, ये बहुत गलत हुआ है और इस पे उन लोगों का उस पर कार्रवाई होगी और अगर सही ढंग से कार्रवाई हो तो वो लोग पकड़े जाएंगे और बिल्कुल पकड़े जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।